अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खास प्रोग्राम वक्त की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ज़ुहुल ओलाबी। वक्त की बात में आज बात होगी जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों की जिनके हक पर निज़ाम में बैठे अफसरों ने डाका डाला। बात आज बदअनवानी की होगी। जम्मू कश्मीर में सरकारी महकमों और आला अफसरान के दरमियान बदअनवानी के इल्ज़ामात में इजाफा हो रहा है। पिछले चंद सालों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों में बदअनवानी के कई बड़े केसेस सामने आए। इनमें मुख्तलिफ महकमों में लाखों रुपए के खुर्द बुर्द, भर्ती घोटालों, इम्तिहानी पेपर लीक्स और जाली तकर्रियों के इंकशाफ ने जम्मू कश्मीर के निज़ाम को बुरी तरह से मुतासर किया। कई आला अफसरान और सरकारी मुलाजमीन बदअनवानी में मुलव्वस पाए गए और इन बदअनवानियों के सबब न सिर्फ हज़ारों अहल उम्मीदवारों का हक मारा गया, बल्कि जम्मू कश्मीर में जो तरक्याती मंसूबे थे वो भी मुतासर हुए। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुछ केस में लाखों रुपए के खुर्द बुर्द, जाली मुलाजमीन की तकर्रुरियाँ और सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। मुतअद्दिद तहकीकात के बाद गिरफ्तारियाँ और चार्जशीटें भी दायर की गई। आज एक ताज़ा कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने 108 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ये केस इलेक्ट्रिक डिवीजन सुंबल में सरकारी फंड्स के खुर्द बुर्द और गैर कानूनी कार्रवाइयों से मुतल्लिक है। चार्जशीट में 15 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 6 असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, 1 अकाउंट असिस्टेंट, 6 हेड असिस्टेंट्स, 4 सीनियर असिस्टेंट्स, 4 जूनियर असिस्टेंट्स और 1 ऑर्डरली समेत मुतअद्दिद अफसरान को नामजद किया गया है। इसके अलावा जेके बैंक ब्रांच संबल सोनावारी के 25 अफसरान और 46 जाली मुलाजमीन भी शामिल है। अब जिस निज़ाम में चपरासी से लेकर आला अफसर बदअनवानी में लिपटा हो, वहाँ किस बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद की जा सके। आज का बड़ा सवाल यही है कि जम्मू कश्मीर में बदअनवानी क्यों उरूज पर है। सरकारी महकमों और आला अफसरान में बदअनवानी के जिम्मेदार कौन हैं। अहल उम्मीदवारों के हुकूक कब और कैसे बहाल होंगे। हुकूमत और मुतल्लिका इदारे इस बदअनवानी के खात्मे के लिए क्या इकदाम कर रही हैं, और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होगा। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि कौन से बड़े घोटाले या बदअनवानी के केसेस सामने आए हैं। सबसे बड़ा घोटाला 2020 में सामने आया, जब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की भर्ती हुई और 103 फायरमैन उन्हें बाद में नौकरियों से बरतरफ भी किया गया। और इसमें कई तरह के इंकशाफात हुए। इम्तिहानी रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ और मेरिट लिस्ट में हेरा फेरी सामने आया। साथ ही साथ इम्तिहानी पर्चा टेस्ट से कबल फरोख्त इंकशाफ ये भी सामने आया। पुलिस सब इंस्पेक्टर से लेकर जूनियर इंजीनियर, फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट की जो भर्ती हुई उसमें भी बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। 2022 से 2023 में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ हुई, जिसके बाद JKSB की सिलेक्शन लिस्ट इसमें मनसूख हुई। CBI ने 33 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए। और बैकडोर तकर्री घोटाला ये भी एक बड़ा मामला है और इस पर कई तरह के इल्ज़ामात लगे। माजी की हुकूमतों के दौरान गैर कानूनी तकर्रियों की बात की जा रही है। अक्टूबर 2023 में उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने का बयान आया था कि 2.5 लाख से ज़ायद नाअहल उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियां दी गई। साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक ने भी संगीन इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि JK बैंक तकर्री मामले में 582 उम्मीदवारों की असल सिलेक्शन लिस्ट मुबैना तौर पर मनसूख किया गया। सियासी असर रसूख रखने वाले अफराद को तकर्रियाँ दी गई, ये उनकी तरफ से इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया था। ताहम हुकूमत का दावा है कि गैर कानूनी तकर्रियाँ जो थी उन्हें मनसूख किया गया। जो मुलव्वस इदारे थे या कंपनियाँ थी उन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया और शिफा भर्ती निज़ाम की यकीन दहानी कराई गई है। लेकिन ये जो बदअनवानी जम्मू कश्मीर में है, इससे जम्मू कश्मीर पर क्या असर पड़ा। अवामी एतमाद शदीद तौर पर मजरूह हुआ। अहल उम्मीदवार नौकरियों से महरूम है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी में हम देख रहे हैं कि ख़तरनाक इजाफा हो रहा है। नौजवान मायूस है, कहीं ना कहीं गुस्से में हैं। तरक्याती मंसूबे मुतासर हुए हैं। अवामी फलाही के जो काम थे वो अधूरे पड़े हैं। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासर हुआ तो वो गरीब और मुतवस्सित तबका था, जिनके पास रिश्वत देने के लिए पैसे भी नहीं थे। वो इस बदअनवानी की वजह से सबसे ज़्यादा जो है मुतासर हुई है। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे और ख़ास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस पर कैसे काबू पाया जाए और जो नौजवान
जिनका हक मारा गया है उनको किस तरह से इंसाफ फराहम किया जाए। खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुका। आपको बता दें कि हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जी है, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं। हमारे साथ राजा एजाज साहब है, फॉर्मर आईजी है जम्मू कश्मीर के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम गुलिस्तान न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम वक्त की बात में। कुछ देर बाद हमारे साथ इमरान नबी डार साहब भी ज्वाइन करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं। राजा एजाज साहब, शुरुआत में आपसे ही करूँगा। ये जो बदअनवानी का मामला है जम्मू कश्मीर में, जिस हवाले से हमने कई भर्ती घोटाले भी देखे, कई मंसूबे पड़े हैं, बेकार पड़े हुए हैं क्योंकि उनमें भी बेज़ाब्ती के इंकशाफात सामने आए। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं और आपकी नज़र में क्या वजूहात है जो बदअनवानी का सिलसिला जम्मू कश्मीर में ये थम नहीं रहा है? देखिए, दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो रिश्वत वाला मसला है जी, हक तलफी के लिए, और दूसरा जो है बदअनवानी वाला। बिल्कुल। बदअनवानी वाला जो है मिसमैनेजमेंट वाला है, वहां से ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। बिल्कुल। जहां तक का ये है कि रिश्वत वाला ताल्लुक ये मसला है और ये सारी जो वबा है ये हमें इनहेरिट हमने की हुई है। ये कोई नई चीज़ नहीं है जो इस वक्त पैदा हुई है। बिल्कुल। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बड़े, तो आप अगर समझे कि शेख साहब के टाइम से लेकर अभी तक जितना भी ये हाल है गवर्नमेंटों में, ये इनहेरिट किया गया था। और इनहेरिट करने में दो फैक्टर बड़े ज़रूरी रहते थे। पहला फैक्टर रहता था कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है जी, जब पोस्टिंग ट्रांसफर्स या लोगों के एडजस्टमेंट, लोगों को ये जो प्लेसिंग की जाती है सियासी इन पर कदरों पर, बजाय इसके कि उनकी ऑनेस्टी या उनके काबिलियत या उनकी अहलियत देखने के बजाय फेवरेटिज्म में कि हमारी पार्टी का सिंपथाइजर कौन है जी, उस या हमारा अपना रिश्तेदार कौन है, उनको जब तकर्रुर किया जाता है तो सबसे पहले वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है एक करप्शन की बात, और वहीं से एक हक तलफी की बात स्टार्ट हो जाती है जी। फिर उसके बाद जब ये लोग वहां बैठते हैं तो वो किस तरीके से अपना कंडक्ट करते हैं, जिनको के पीछे प्रोटेक्शन भी होती है, ब्लेसिंग्स भी होती हैं और तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है। दूसरी चीज जो है वो है हमारी सोसाइटी की। सोसाइटी जो है, सोसाइटी को जो इटसेल्फ प्लेग्ड है, जिसमें कि ऑलरेडी इस किस्म के ऑलरेडी इन्फेक्शन मौजूद है जी, इस इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये इन्फेक्शन ऐसे कैरी करता है कि कहीं भी कोई काम करना हो जी, तो ऐसे भी ऐसे हालात पैदा हो गए हैं स्टेट में, मैंने खुद एडमिनिस्ट्रेशन में देखे हैं कि जहां लोग हमें ये कहते थे कि साहब फलाना अफसर फलाना काम नहीं करेगा, नहीं हमारे फर्म में कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आपको मुतमईन रहना चाहिए। साहब उसने कुछ लेन देन नहीं किया, कुछ पूछा नहीं, मांगा नहीं कुछ। यानी लोगों को ये समझ आ रही थी, या लोगों में ये एक जो सोसाइटी में अपनी आइडियोलॉजी या एहसास है कि जब तक कि हम किसी भी अफसर को या किसी भी काम करवाने के लिए उनके पास किसी न किसी चीज से या तो सिफारिश करवाएं या तो उनसे कोई लेन देन करें, जब तक ये नहीं होता वो मुतमईन नहीं होते कि इन शख्स ने मेरा फेवर करना या हक की बात करनी है। तो सोसाइटी जो है ये भी एक इन्फेक्शन जो है ये कैरी करते हैं अपने इसके लिए जो रिश्वत सतानी है या ये बेजात की, इसको कैरी करने के लिए। दूसरी बात आ जाती है, अब आप जो बड़ा जबरदस्त एक एक्सपोज है हमारा वर्क्स डिपार्टमेंट जो है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये सारे इंजीनियरिंग के, मैं आपको बताऊं कि इंजीनियरिंग विंग्स वाला ऐसा मसला है कि एक बार मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कोई केस था तो मैंने एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैं खुद कर रहा था, आई वाज आईजी क्राइम। मुझे पूछा यार हद है, तो कहा इतना ये कैसे हो गया? कहा जनाब कसम करवाइए मुझसे कि मेरा अपना जो कट है उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया। यानी ही गेव मी एन इंप्रेशन कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, कोई ज्यादती नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, बस अपना कट है जो ले लिया है, जिस कट को वो एक हक ऐसा समझते हैं कि ये उनको उनकी सैलरी के साथ साथ में इट इज ऑल ऑथराइज्ड एंड जेन्युइन फॉर देम।
तो इस किस्म का जो इंजीनियरिंग विंग्स में ये एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है, तो जी वो एक बुनियादी तौर पर हमारे कल्चर को पहले ही प्ले कर रहा है। दूसरी बात जो आ जाती है इंजीनियरिंग का, जो एक विंग्स में सुपरविजन की बात है। मैं नहीं कहता हूं कि सारे इंजीनियर्स में, सारे विंग्स में, सारी जगह बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, जी बड़ी ऑनेस्ट इंजीनियर्स हैं, बड़े कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स हैं। लेकिन जहां आगे आपने ये केस जो देखा कि जहां एक इंजीनियर नहीं बल्कि 20 आदमी इकट्ठे, सारे अकाउंट से लेकर, चपरासी से लेकर, बैंक बिल्कुल वाला लेकर, सारे इसमें कनेक्टेड है। बिल्कुल। सो इट बिकम्स ए कॉन्स्पिरेसी, इट बिकम्स ए कॉन्स्पिरेसी कि उन्होंने पूरा प्लान करके जो किसी चीज को गबन किया हुआ है। जी इसी तरह जो आप ये भर्ती वाला सिस्टम, जो दूसरा साइड आप अभी जिक्र कर रहे हैं, जी भर्ती वाले सिस्टम में दो जबरदस्त चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं इस वक्त। तो एक अब बहुत ही अच्छा, हम शुक्रगुजार हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, किसी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि जो एसएसबी के पास सारी इतने कंजरे, उन्होंने एक इसको रेगुलराइज कर लिया पूरा सिस्टमेटिक। जिस तरह बाहर की स्टेटों में या सेंट्रल गवर्नमेंट में ये स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, यहाँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स बनाए हैं या पीएससी है, सिर्फ और सिर्फ अब उनके थ्रू जो एक साफ शफाफ इफेक्ट ये ट्राई की गई है, वो एक बहुत बेहतर सिस्टम है। उसमें भी जो आपने देखा कि जहां भी दो चार जगह गलतियां हुई, एकदम सामने आ गई और रेमेडियल मेजर भी लिया गया। जब रेमेडियल मेजर एक बार लिया गया तो आगे के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ बन गया कि आगे के लिए कोई भी शख्स इस किस्म का कोई दोबारा अटेम्प्ट भी नहीं करेगा। जैसे अब आप देखिए कि कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती में बीएसएफ के कमांडेंट लेवल तक, डॉक्टर कमांडेंट लेवल बिल्कुल तक इन्वॉल्व थे, उनको जमानतें तक नहीं हो रही हैं। तो दिस इज सर्टनली समथिंग के एक बेहतर सिस्टम हुआ है। ठीक है। लेकिन अब इसको टाइम लगेगा जब तक कि ये पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस वक्त की तो कम से कम ये बात है, जहां आप इंजीनियरिंग का, दूसरे का लेन देन का, रिश्वत की बात है, जहां रिक्रूटमेंट में कम से कम एक थोड़ा एक स्टेबिलिटी आ गई है। कि जो आपने देखा ये इसका फायर सर्विसेज वाला हुआ, बहुत पहले का हुआ है, वो इससे एब्रोगेशन से पहले ठीक है हुआ है, ठीक है और उस वक्त ठीक है राजा एजाज साहब, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास। ठीक है, मैं आऊँगा जी दोबारा आपके पास। इमरान जी साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन विक्रम मल्होत्रा साहब आपके पास में जाऊँगा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है ट्रांसपेरेंसी की, खासकर जम्मू कश्मीर में इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब से जम्मू कश्मीर यूटी बनी, लेकिन उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा एजाज साहब, राजा एजाज साहब ने शुरू में कहा, मैं उनके साथ पूरा मुत्तफिक हूँ कि ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। जी करप्शन जो है वो आज हमारे माशरे में आ गई, या यूटी हटने के बाद आ गई, या बीजेपी के आने के बाद आ गई, ऐसा हरगिज नहीं है। ये इसको हमको समझना होगा कि करप्शन जो है वो एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। जो भी लोग उसमें मुलविस होते हैं वो एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जो कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। जैसा एक एग्जाम्पल राजा साहब ने दिया, पर मेरा एक बड़ा इसमें मानना है कि आजादी के बाद से ओवरऑल जितनी भी सरकारें आई, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था हम 1 रुपया भेजते हैं, वहां 15 पैसा नीचे जमीन पे पहुंचता है। तो वो खुद अपने आप प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने इस बात को कहा था, उन्होंने महसूस किया कि जो पैसा, जो करप्शन का एक जो धीमक हमारे सिस्टम को लगी है वो आज नहीं लगी है। और यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी जो सरकारें रही हैं, या जो लोग बरसर इक़्तिदार रहे, जो ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिकल सेटअप हो, वो एक सिस्टम का, करप्शन उस सिस्टम का एक हिस्सा थी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ही लीड्स बाय एग्जांपल, उन्होंने खुद को, आप देखेंगे अब ये 10 साल कंप्लीट हो गए, तीसरी टर्म में सरकार आई है, और कोई ऐसा बड़ा जो इल्जाम है सरकार के ऊपर नहीं लगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी में यकीन रखते हैं। और जम्मू कश्मीर में भी 370 हटने के बाद जरूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई ऐसे मामला सामने आए, पर जो भी मामला यहाँ सामने आए उन पे एक्शन भी हुआ, और उन लोगों को उसकी सजा भी भुगत रहे हैं आज वो लोग। तो वो ऐसा नहीं है कि वो अनआंसर्ड गए हैं, पर क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल नहीं होता है, एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, एक माशरे का की ये प्रॉब्लम है जो करप्शन है। तो इसको रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो डिजर्विंग हमारे नौजवान हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, उनकी
कॉस्ट पे उनका कहीं ना कहीं उनके करियर का कत्ल होता है, उनकी कॉस्ट पे दूसरे जो लोग हैं, जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, वो सरकारी नौकरियां लेने में कामयाब हो जाते हैं, या अच्छी पोस्टिंग लेने में कामयाब हो जाते हैं। जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, जो करप्ट ऑफिसर नहीं है, वो पैसा नहीं दे पाता, उसको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती, तो उससे हमारे माशरे को, हमारी डेवलपमेंट को ओवरऑल असर पड़ता है। कि जब इनकॉम्पिटेंट लोग उन जगह को, उन पोस्ट को ऑक्यूपाई करते हैं जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, तो ये जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, इसमें सबको एक होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और दूसरी मैं आपसे बताऊं, जैसे जम्मू कश्मीर सरकार में भी ने इसकी पहल करी, एसीबी भी यहाँ क्राइम एसीबी जो है वो भी एक्टिवली काम कर रहा है, पर क्योंकि ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं जो इसके अंदर फंसता है उसको फिर दोबारा से करप्शन का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। तो ये हमको 2-3 लेवल पे इस पे काम करना जरूरी है। एक तो इसकी अवेयरनेस लोगों में लाना इसके बारे में, उसके बाद इसकी जो सजा है उसको सख्त करना जरूरी है, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, क्योंकि पहली सरकारें भी, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने है कि कुछ ऑफिसर्स थे जिनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया, उनको बहुत सारे ऑफिसर्स अभी भी सरकार में हैं जिनको जो IAS KS कैडर ले गए, जो JKS भी नहीं थे। तो ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसके साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, और आगे भी लड़ने की जरूरत है। पर इसमें किसी एक पे अगर हम इसको ले आएंगे कि इस पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा हो गई, या इस लीडर ने नहीं की, ये मुझे लगता है इसमें सब लोग हम शामिल हैं, क्योंकि हम उसी माशरे का हिस्सा है। पर हाँ, जो आज ट्रांसपेरेंसी का दौर है, अब वो चीजें नहीं हो सकती जो पहले सरकारों में हुई हैं, क्योंकि अब आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज अकाउंटेबिलिटी कमीशन आपके पास है, आपके पास लोकपाल है, लोकपाल का बिल पास हुआ इस देश में 2013 में। आज ओम्बड्समैन आपके पास है, पर बहुत सारे प्रोविजन है जिससे आप करप्शन को कर सकते हैं, पर उसको रोक सकते हैं। ठीक है मल्होत्रा साहब, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास, लेकिन इमरान नबी डार साहब आपके पास में चलूँगा। चूँकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, इस 1 साल के दौरान क्या इकदाम इस हवाले से उठाए गए हैं, खासकर बदनवानी के खात्मे के लिए, और आइंदा की प्लानिंग क्या है? खासकर हम नए साल में दाखिल हुए हैं, अब नए साल में हम क्या देखेंगे, कौन से इकदाम उठाए जाएंगे ताकि इस करप्शन का खात्मा हो सके, ताकि जो अहल उम्मीदवार है उनको अपना हक मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो ये एक ऐसा इशू है जो मुझे लगता है कि हर किसी को टच करता है। ये सिर्फ सिस्टम तक महदूद नहीं रहता, ये इस करप्शन की वजह से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इस करप्शन की वजह से जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में या पब्लिक सिस्टम में जो पैसा जाना चाहिए था वो इंडिविजुअल्स में जा रहा है, और जो पैसा लोगों की वेलफेयर के लिए एलोकेटेड है वो चंद करप्ट, चाहे उसमें ऑफिशियल्स हो, पॉलिटिशियंस हो, या लॉ एंड ऑर्डर से हो, कोई भी हो सकता है। जो लिस्ट जो बार बार हम देखने को मिलता है कि ये फलाना पर्सन वाज इन्वॉल्व्ड इन करप्शन, आजकल हम देख रहे होते हैं कि somebody been caught red handed। तो ये एक सिस्टम तो ठीक है, हम ये बार बार बोलते हैं कि सिस्टम में ये है, बट सिस्टम को ब्लेम करके हम कितना ही आगे चल सकते हैं। वी नीड टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमने ये कंट्री बार बार हर किसी इलेक्शन में, अगर आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो देखे या स्टेट गवर्नमेंट्स के इंडिविजुअल मैनिफेस्टो देखे, हर कोई गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम करप्शन को खत्म कर देंगे, लेकिन बदकिस्मती से करप्शन उसी लेवल पे हो रहा है। कहीं ना कहीं हम में ही प्रॉब्लम है। अब आप देखिए, मैं इसमें सियासत नहीं करना चाहता हूँ। 2013 में, जैसा अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने बिल्कुल सही बात कही, एक लोकपाल बिल आई थी, लेकिन वो लोकपाल बिल कितनी ही स्ट्रांग बनी उसके बाद। आपने देखा कि यूपीए सरकार, जब उस टाइम पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, अन्ना हजारे जी जो लीड कर रहे थे प्रोटेस्ट, जिसमें केजरीवाल और बहुत बड़ा एक ग्रुप था जिन्होंने बड़ा जबरदस्त, और करप्शन था उस टाइम पे, मतलब जो सामने आया, चाहे 2G स्कैम था या और भी जो उन्होंने हाईलाइट किए थे इश्यूज,
उसके बाद हमने ऐसा जब पिछले 11 साल में ऐसा कोई तेज तरार कदम नहीं देखा जहाँ करप्ट प्रैक्टिसेस को क्रिमिनलाइज किया गया। जी अब आप देखिए आज सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे आज जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनके जो एमपी लैड्स हैं, एक जो अकाउंटेबिलिटी की बात चल रही है, उनके एमपी लैड्स आज सारे पहले मैं ट्विटर पे देख रहा था, हर कोई एमपी लैड आज ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप किसी का एमपी का भी पिछले 10 साल जो पिछले 15-20 साल से एमपीज हैं, आप उनके अकाउंट्स में जाइए और उनके नामों पे क्लिक करिए और वहां पे देखिए कितना पैसा उस कंसर्न्ड एमपी ने खर्च किया है। और ये शॉकिंग होगा आपके लिए। मैंने भी बहुत सारे एमपीज का लिस्ट देखा जो 15-15 साल 20-20 साल रहे हैं, उनके कामों का इतना मतलब इट इज शॉकिंग कि किस तरीके से पब्लिक मनी को वेस्ट किया गया है। इट इज शॉकिंग कि अभी तक उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया और मैक्सिमम उसमें बीजेपी के एमपीज हैं। मैं वसूख से बोल रहा हूँ, जो चाहे यूपी में है या मध्य प्रदेश में है या कंट्रीज के बाकी स्टेट्स में, जाके खोलिए बिकॉज इट इज नाउ अवेलेबल। एमपीज का वो जो एमपी लैड है वो अवेलेबल है, कौन किसने पैसा किए, तो व्हाई एक्शन इज नॉट बीन टेकन। आप हमसे पूछ रहे हैं, हम कमिटेड है टू एंश्योर कि रूट आउट करे इस ये कैंसर है जो करप्शन ने पूरे सोसाइटी को घेर लिया है। इस मेटास्टैटिक कैंसर है, इस कैंसर को खत्म करने की बहुत जबरदस्त जरूरत है। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत इस टाइम पे उतना काम जो करप्शन को खत्म करने के लिए नहीं कर सकती है जितना एलजी साहब कर सकते हैं। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी साहब की होनी चाहिए थी। और अगर आपको याद होगा कि एक ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर थे, परमार था उनका नाम, उन्होंने हाईलाइट किया था एक इरेगुलरिटीज, उनने बड़ी जबरदस्त करोड़ों की इरेगुलरिटीज उनने हाईलाइट की थी जिसमें पीएचई का इन्वॉल्व है। उसके बाद ही आज हमारी जो असेंबली में कमेटी बनी है, जेजीएम कमेटी, जो उसको पढ़ रही है और अनकरीब ही उसका रिपोर्ट आपके सामने आएगा। लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हमारी तो बनती है, लेकिन एलजी साहब की भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन जो उनके सामने जब 6 साल में उन्होंने हुकूमत की यहाँ पर, जब यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट नहीं थी, बिल्कुल उस टाइम पे बहुत सारे केसेस के सामने आए हैं और उनको उन केसेस को सामने लाना चाहिए, सिविलियन गवर्नमेंट के साथ उन केसेस को उठाना चाहिए ताकि ये वबा जो है इसको जड़ से ही खत्म किया जाए। और साथ ही साथ मैं अपना वर्ड खत्म करता हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम बात करते हैं कि पिछले कई सालों में जिन लोगों ने करप्शन किया है वो सब केसेस निकलने चाहिए बाहर से, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो। एक कमीशन बनना चाहिए, एक कमीशन जरूरी बनना चाहिए, जो कमीशन तमाम जितने भी अभी तक ये सारे जहां पर इरेगुलरिटीज हुई है उन सबको सामने लाना चाहिए और उनके खिलाफ, चाहे बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन क्यों नहीं हो, उनके खिलाफ जो है वो एक कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए और एक प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए ताकि एक लेसन आगे के लोगों के लिए एस्टैब्लिश हो, दोबारा कोई ऐसी हिमाकत ना कर पाए। लेकिन ये करना किसको है? जो आप बोल रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए या कमेटी बननी चाहिए, लेकिन ये तो करना हुकूमत को ही है और हुकूमत में आप हैं। मैं इसका सवाल का जवाब दे दूं। मैंने आपको बोला कि ऑलरेडी जो ऑनरेबल एमएलएज की एक कमेटी बनी है जिसमें जेजीएम सिर्फ मतलब प्रिविलेज कमेटी है, जेजीएम को वाटर सप्लाई स्कीम्स को लेकर जो एक बहुत बड़ा स्कैम मंजर आम पे आया था, जिसपे वो परमार साहब एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर ने इरेगुलरिटीज बहुत जबरदस्त, उस पे एक कमेटी बनी है जो ऑनरेबल स्पीकर ने एक कमेटी बनाई है, उसकी फाइंडिंग सामने आएगी। बट उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हम फाइंडिंग्स दे देंगे, बट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो आपको समझ आनी चाहिए, वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एलजी साहब के पास है। एलजी साहब के पास बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स है, ही हैज टू टेक इट। उनको जो है एक he has to set एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी जहां पर इन करप्ट ऑफिशियल्स या करप्ट पॉलिटिशियंस को
बेनकाब करने की जरूरत। ठीक है विक्रम साहब, आपसे मैं जवाब लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से इमरान नबी डार साहब सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वक्त पर एक्शन नहीं लिया जाता है, या जो लोग इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, यही वजूहत है कि हम लगातार ये देख रहे हैं कि एक घोटाला खत्म नहीं हुआ होता है कि दूसरा घोटाला शुरू होता है। मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाना चाहता था, जी। पर हमारे एनसीकी साथी ने कहा कि एमपी लैड्स की डिटेल अवेलेबल है और उसमें बीजेपी के एमपी मुलव्वस है। अगर हम बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, क्योंकि करप्शन का जो हॉटबेड रहा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही। हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इक़्तिदार इस स्टेट में किया। और वो दिन मैं शायद इमरान साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, जब फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, स्टेट को दो लोग चला रहे थे, BR सिंह और जेटली साहब। दैट वाज द वर्स्ट टाइम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। और उस वक्त आप उस वक्त के किसी अफसर से या किसी पुलिस अफसर से ये पूछेंगे कि करप्शन क्या होती है, इन एब्सेंटिज्म फारूक साहब तो थे नहीं, तो होते नहीं थे हमेशा अवेलेबल। तो वो सरकार जो चल रही थी वो BR सिंह साहब और अशोक जेटली साहब चला रहे थे, और वो पीक थी करप्शन की जम्मू कश्मीर में। जिसने जो आदमी भी उस दौरे हुकूमत से गुजरा है वो समझेगा। हम इसको, मुझे लगता है हमको इसमें जो मैंने आपसे जिक्र किया, जो ऑफिसर आज IAS का कैडर लेके बैठे हैं उनकी आप डिटेल निकालिए, वो JKS भी नहीं है। वो पेट्रनेज उनको किस पॉलिटिकल पार्टी की थी, किस सिस्टम की पेट्रनेज उनको थी कि आज वो IAS कैडर से इस स्टेट में ब्यूरोक्रेसी को चला रहे हैं। तो ये दिस रन्स वेरी डीप। आपको ये समझना होगा कि हम, चाहे वो अब वो JK बैंक के रिक्रूटमेंट का स्कैम था, वो महबूबा मुफ्ती साहिबा को एट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी कि हमको इट इज, जब मैं सिस्टमिक प्रॉब्लम आपको ये बोल रहा हूँ तो बात ये इतना नहीं कि ये सिस्टम ऐसा बन गया, क्योंकि ये माशरे से जुड़ी प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं माशरा ही, हम सब माशरे के, इसी माशरे के लोग हैं, और हम सब लोग ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं जल्दी, और उसके लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कहीं ना कहीं, और उसके लिए कहीं ना ये प्रॉब्लम से लड़ने के लिए जो विल चाहिए वो हमको पैदा करनी पड़ेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, चाहे लॉ एंड ऑर्डर आज इनके पास नहीं है, पर लेट देम टेक द फर्स्ट स्टेप, उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। ये चीजें सामने, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो इनके, ये चीफ मिनिस्टर तो है, डिपार्टमेंट तो इनके पास है, अगर किसी डिपार्टमेंट में कुछ गलत हो रहा है, वहां पे इनके मंत्री डिपार्टमेंट चला रहे हैं, तो ये बता सकते हैं कि क्या गलत हुआ है, क्या गलत हो रहा है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। पर दोबारा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर SSB के पास अगर हम नौकरियों का मसला, एक अलग अलग चीजें हैं ना, अगर हम नौकरियों का एक मसला अलग है, रिक्रूटमेंट का एक मसला अलग है, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो एक डिपार्टमेंट इंडस्ट्री चलती है उसका मसला अलग है, और फिर जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनके मसले हैं। तो ओवरऑल देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का नौजवान और आम आदमी सफर करता है। तो उससे लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और वो लड़ाई हम सब मिलकर लड़ सकते हैं, मिलकर लड़नी है। ठीक है, ठीक है, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास। राजा एजाज साहब, आपके पास मैं चलूँगा। बदनवानियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, चाहे ACB की जानिब से हो या क्राइम ब्रांच या EOW की जानिब से, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन इदारों पर भी एक किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है? नहीं, मैं बाकी बड़े एतमाद से कहता हूँ कि ये जो विंग्स है, इन पर कोई इतना प्रेशर नहीं आता है। विजिलेंस में जो ये अपना करप्शन, एंटी करप्शन ब्यूरो वाला है, उसमें सैंक्शन के लेवल पर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस तो आती है, लेकिन बाकी जहां इन्वेस्टिगेशन होती है, क्राइम ब्रांच की है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग्स की है, या कोई किसी चीज का प्रेशर नहीं है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से क्राइम ब्रांच की ये विंग कर रही है, रोज आपको हर दूसरे दिन कोई ना कोई पुराना चालान मिल जाते हैं यहाँ लोगों के किए हुए। लेकिन बेसिक चीज जो है, मैं आपको बताऊं कि इस सारे मसले का जो हम बजाय इसके ये डिस्कस करें किसने क्या किया, किस गवर्नमेंट ने, हम ये सोचें कि रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, बिल्कुल लोगों को किस तरीके से आसाइश मिले। इसके लिए बहुत बड़ी एक बात हुई थी जो E-गवर्नेंस का सिस्टम था जी। E-गवर्नेंस जो इसमें इंक्लूड करने का सबसे पहला वही मकसद था कि जहां जो डीलिंग हैंड है या जो ऑफिसर है उसके और एप्लीकेंट के दरमियान में कांटेक्ट खत्म करना। आप एक एप्लीकेशन पुटअप करते हैं, आप जब आप किसी चीज को प्रोसेस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली उसका जो टाइम फिक्स है, हफ्ते में 4 दिन में जवाब आ जाना चाहिए ऑनलाइन, बजाय इसके कि आपका जो सके वहां कांटेक्ट होता है। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ई टेंडरिंग है, अगर ई टेंडरिंग है
तो ई सिलेक्शन भी है, ई अप्रूवल भी है। तो वहां जब पेमेंट की बात है तो पेमेंट का जहां इंस्पेक्शन में एक ही जरिया है, जहां इंजीनियर पर्सनली सुपरवाइज करता है, वर्क को करता है, उसके बाद ये इसको चेक करता है कि उसके कंप्लायंस के लिए। लेकिन उसके बाद पेमेंट्स का जो मसला है, ऑटोमेटिकली शुड गो थ्रू द बैंक ओनली, उनके अकाउंट में जो ऐड हो जाता है या हो जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें लिक्यूनाज रखे हुए हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आप कहते हैं जी कि सारा पटवारी, सबसे ज्यादा इस वक्त हमारा जो प्रेशर था, सबसे ज्यादा बदनाम कौन थी? वो थे पटवारी, ज्यादा ज्यादती करते थे, जिससे लोग बहुत तंग थे जी। अब आपने कहा जी कि आपने डिजिटाइजेशन कर दिया, अब आप ऑन लाइन जाइए और अपनी जमीन का फर्द इंतखाब लाइए। लेकिन आपने लिक्यूना वहां रखा हुआ है कि फर्द का इंतखाब निकालने के लिए पहले आपने पटवारी के साथ जाना है, अपनी उस जमीन पर खड़े होकर फोटो लेना है। बिल्कुल। तो पटवारी बीच में आ गया। फिर जब आप फर्द इंतखाब आप करेंगे, इससे डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड को पटवारी साहब का दस्तखत कराना है। तो रही तो जगह तो वही रही ना, अब उसकी किताबत खत्म हो गई। बाकी तो स्टिल यू आर मेंटेनिंग द सेम थिंग, स्टिल ये लोग जो एक्सपोज्ड हैं उसको। तो ये चीज जो है, रेमिडियल मेजर जो प्रेस्क्राइब्ड है उन पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। अब आप सेक्रेटरीट की बात में आपको बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। ई गवर्नेंस में आपकी फाइल मूव है, आपको कहीं फिजिकली फाइलें मूव नहीं होती हैं। आप किसी अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी से एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी तक जाती है फाइल जी। अगर ये फाइल कोई केस आपको आज इनिशिएट हुआ है, तो मैं 2 महीने के बाद ये सेक्रेटरी के पास पहुंचता, कोई सेक्रेटरी साहब ये नहीं कष्ट करता, इसको पूछे ये 2 महीने एक आदमी के पास कोई ये नहीं है, फिजिकल फाइल नहीं जा रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा, आपने जस्ट अपने को ऑन करनी है फाइल और उसमें अपना कमेंट लिखना है या रिकमेंडेशन लिखनी है, लिखना है, दे डू नॉट अकाउंटेबिलिटी है नहीं, वो उनसे पूछते ही नहीं है। वो अपना अपना सारा उसी तरीके से, पुराने तरीके से, उसमें 2 वर्ड उनको साथ में टाइप दे रखा है, एक ऑपरेटर अपना लगा रहा है। तो जब तक ये चीजों का अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट नहीं होगी, जब तक कि ये अब कंटैक्ट जो पर्सन, जब आप फाइलें सेक्रेटरीट की 6 महीने 4 महीने ई गवर्नेंस के बाद भी, ई फाइलिंग के बाद भी पड़ी रहे, फिर बंदे को सेक्रेटरीट जाना पड़ता है। फिर उसको अंडर सेक्रेटरी से भी मिलना पड़ता है, उसको सेक्रेटरी से भी मिलना पड़ता है, उसको डायरेक्टर से, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिलना पड़ता है। तो जब तक कि ये गवर्नेंस जो ये इरादा आपका ये पूरा आप कंटैक्ट खत्म नहीं करते, तब तक बहुत सारी चीजें रहेंगी। और इसके बाद भी इट विल टेक टाइम, जब तक कि हमारी पूरी सोसाइटी, हम खुद ज़हनी तौर पर तैयार ना हो जाए कि हमने ये जो गलाजत है इसको साफ सुथरा करना है। जब मैं तैयार नहीं होता किसी को देने के लिए, तो अगला आदमी उसमें मजबूर है, वो फिर आप पर ज्यादती नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। इमरान नबी डार साहब, आपके पास में आऊँगा। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की लगातार बात होती है, भारतीय जनता पार्टी आप पर इल्ज़ाम लगाती है, और जो चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, उनका भी एक बयान सामने आया था कि करीबन 2.5 लाख बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई है। फॉर्मर गवर्नर जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक, उनका भी एक बयान सामने आया था, इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने कि जो जेके बैंक का भर्ती हुई उसमें घोटाला हुआ था। ये जो इल्ज़ामात है, इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इल्जामात तक तो ठीक है, कोई भी सड़क पर आदमी कल को कोई भी एलिगेशन लगा सकता है, बट इस कंट्री में वी आर गवर्न्ड बाय सम लॉज। सो अगर किसी ने कोई एलिगेशन लगाई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर जैसा आप बोल रहे हैं कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन करें ना। देखिए, ये आपको एक पॉलिटिकल टूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कि आपने जी इतनी करप्शन की। अरे भाई, आपके पास कोई सबूत है क्या? आपने कहीं पे कोई एफआईआर दर्ज की है किसी थाने में? आप बोल रहे हैं कि फलाना के टेन्योर में इतना करप्शन हुआ। हाउ आर यू मेकिंग सच वाइल्ड क्लेम? अगर आपके पास इतना ये डिटेल्स है, तो आप एक केस फाइल क्यों नहीं करते हैं? बीजेपी अगर बार बार बोलती है कि स्टेट में इतना करप्शन हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, तो ठीक है, आप सोशल मीडिया पे या चैनल्स पे आके अपने आप को और ये सब चीजें बोलते हैं कि उन्होंने जी करप्शन किया, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके पास सही मानों में कोई ठोस सबूत है, तो उसको सामने लाइए ना। ये टीवी पे आके बोलना कि इस टेन्योर में करप्शन हुई, ये हर कोई बोल सकता है। मैं भी कल को बोलूंगा कि मैं आपके जी टेन्योर में, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जब तक मेरे पास कोई
सबूत नहीं होगा, जब तक मैं किसी पे अननेसेसरी एलिगेशन नहीं लगाना चाहता हूं। जी ये देखिए, हम वी आर पार्ट एंड पार्सल, चाहे इंजीनियर हजरात हो, चाहे हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैं मानता हूं कि बहुत एरियाज में करप्शन उठती है, लेकिन दीज आर द पीपल हु आर रनिंग अवर स्टेट, जी और हमको इनको डेनिग्रेट नहीं करना चाहिए। पीपल हु हैव रिटायर्ड, हमको रिटायर्ड लोगों को इतना डेनिग्रेट नहीं करना चाहिए कि वो फलाना करप्ट इंसान था। अगर आपको लगता है, अगर आपके पास सबूत है, तो आप सबूत लाइए ना। बिल्कुल इस टाइम पे लॉ एंड ठीक ऑर्डर है। आपके पास है, ठीक स्टॉपिंग यू। अगर आप बोल रहे हैं कि इन्होंने करप्शन की है, तो गो टू द नेक्स्ट, आपके पास जाइए थाने में और फाइल करिए तो क्या इमरान नबी एप्लीकेशन, डार और साहब दिखाइए आप इसके सबूत। हक में हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हैं? मैं फिर से वही बात कर रहा हूं कि वाइल्ड एलिगेशन से आप किसी की जो इंटेग्रिटी पे, मैं इसके साथ नहीं हूं। जी कोई भी किसी को एलिगेशन लगाएगा विदाउट एनी प्रूफ, आई एम अगेंस्ट इट, ठीक एंड आई डोंट थिंक दैट शुड बी ठीक है अलाउड। ठीक है अगर आपको लगता है कि किसी के पास ठोस सबूत है, तो यू आर ठीक है ठीक है यू गो एंड फाइल द केस अगेंस्ट देम। ठीक है। विक्रम मल्होत्रा साहब, आपके पास में आऊँगा, आखिरी कुछ मिनट हमारे पास है। जिस तरह से आप भी कह रहे थे कि रिश्वत के खात्मे के हवाले से कार्रवाई की जा रही है, जो मुख्तलिफ इदारे हैं, चाहे वो ACB हो, क्राइम ब्रांच हो, लेकिन जो आपके हरीफ पार्टियाँ हैं वो लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सिर्फ जो उनके लीडरान हैं सिर्फ उनके खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है, सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं। यहाँ जम्मू कश्मीर के अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, और सिर्फ जो लॉ एंड ऑर्डर का एस्पेक्ट है वो केंद्र के पास है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार किसी जो सारे, ये देखिए करप्शन के अलग अलग लेवल्स हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। जी जुडिशियल करप्शन भी है, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन भी है, पॉलिटिकल करप्शन भी है, और सिस्टमिक करप्शन भी है। तो इसमें इसको कहीं ना कहीं हमको एक, जिस तरह से राजा एजाज साहब कह रहे हैं कि आप आज जो हर माशरे के हर तबके में कहीं ना कहीं आम आदमी इससे दो चार होता है, उसको सामना करना पड़ता है। चाहे वो आज भी पुलिस में FIR लगाना, एक गरीब आदमी कंप्लेंट लिखाने जाए उसके साथ क्या बर्ताव होता है, एक जी गरीब आदमी पटवारी के पास जाए उसके साथ क्या होता है, तो जुडिशरी में क्या होता है, ये सब एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। और जी हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर खुसूसन, क्योंकि यहाँ जो करप्शन से बहुत देर तक जूझता रहा है ये प्रदेश, तो आज अगर जैसे लोकपाल है उसको यहाँ, ऑम्बड्समैन उसको यहाँ लाना चाहिए, उसको यहाँ वो एक इदारा है जो करप्शन से लड़ने के लिए बनाया गया है, उसका यहाँ होना चाहिए। और एक हम जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उसको भी अपने उसको भी आप को इकदाम तैयार उठाने की करना जरूरत। बहुत चाहिए बहुत कि शुक्रिया आप जो तमाम मेहमानों का, माजरत करप्शन चाहूँगा को, क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है। विक्रम मल्होत्रा साहब आज के इस खास डिबेट में हमारे साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। इमरान नबी डार साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, और राजा एजाज साहब फॉर्मर IG है जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ है। और बात हो रही थी कि जो इस वक्त करप्शन या बदनवानी समाज में फैली हुई है, इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, और इससे जो नौजवान मुतासर हो रहे हैं किस तरह से हक वालों को उनका असली हक मिले। और इस हवाले से ना सिर्फ हुकूमत को इकदाम उठाने की ज़रूरत है, बल्कि समाज के हर फ़र्द को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और अब जिस तरह से गवर्नेंस की बात हो रही है कि गवर्नेंस के हवाले से इकदाम उठाने चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर इस बदनवानी का ख़ात्मा हो सके, और जो असल हकदार है, अहल उम्मीदवार है, उनको बराबर उनका हक मिले। फिलहाल आज की इस खास डिबेट में इतना ही। ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।